हम करने लगे हैं कौन सी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई थी। आज हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.5। ये भी बिल्कुल आपके लिए आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हादिया वो जो आपको टेबल याद करवाया था sin 30 की वैल्यू cos, बस वो आपने जो वैल्यू अपने ज़हन में रखनी है और इस क्वेश्चन को हम हल करें, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट का पता चल जाए आधा क्वेश्चन तब ही हल हो जाता है। अच्छा जी, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो बेटा आप गौर करें, आपको ना एक ट्राइंगल दी हुई है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, उसमें x, y, z लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। किसी एक साइड की वैल्यू दी होगी, आपने जो है बाकी दो साइडों की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा पुराने वक्तों में जब इतनी मतलब आप समझ लें प्रोग्रेस नहीं थी, जब इतनी मतलब वर्ल्ड जो है वो डेवलप्ड नहीं थी, तब जो लोग थे सफ़र करने के लिए रास्ते में अगर कोई स्ट्रीम नदी आ गई तो नदी की गहराई नापने के लिए मतलब वो हाथों से या स्केल के साथ पैमाइश नहीं करते थे जी, बल्कि वो एक पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया, उसके ज़रिए वो पैमाइश कर लेते थे कि ये नदी कितनी चौड़ी होगी, कितनी गहरी होगी। इवन के पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम हर दौर में चेंज होता गया है। खाली पुराने वक्तों में भी ये c² + a + b नहीं था, तब कोई और टेक्निक थी। एक वो छड़ी लेके वो छड़ी को दूर जाते जाते हम दरख्त के साइज के बराबर इस तरह करते हैं, वो ऐसा तरीका था। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में भी आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, और पाइथागोरस थ्योरम के अलावा जो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल याद करवाया है, बल्कि वो आपको समझाया भी था कंप्लीट मैंने किस तरह वो टेबल बनता है, sin 30 किसके बराबर है, याद है ना आपको। वो बाकायदा इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करके प्रीवियस लेक्चर में, फिर उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल को हाफ किया था, फिर उसको हाफ किया था, वो सारा टेबल मैंने आपको समझाया हुआ है। आज उन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम 6.5 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। नीचे दी हुई राइट एंगल ट्राइंगल्स में से x, y और z की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, वो ड्रा कर लेते हैं। कुछ राइट एंगल ट्राइंगल हमें बेटा दी हुई है, वो कुछ ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू बुक में इसको लेबल भी कर लेता हूँ। लेबल कैसे, हमसे जरा ध्यान से बेटा समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इसको लेबल किया हुआ है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और लिखा हुआ है जो y है वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल गिवन है और वो एंगल है 30 डिग्री का, और यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है z। ठीक है बेटा, ये जी और बी को भी उन्होंने किया जी, बी पे क्या एंगल दिया, ये यहाँ पे एंगल है A। बेटा किसी भी ट्राइंगल में, ये आप अपने ज़हन में रख लें, जब किसी एंगल को बॉक्स की शेप में रिप्रेजेंट किया हो तो ये आपने फौरन समझ जाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी। और ये आपने इस बॉक्स से ही समझ जाना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, आपको बताया था ना, जब एक सीधी लाइन के ऊपर दूसरी सीधी लाइन गिरती है तो उनके मिलने वाली जगह पे जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? 90 डिग्री।
90 डिग्री का एंगल बनता है। समझ आ गई बात? जी। और दूसरा मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है? 180 बताया था ना? Yes. अब देखो 90 का ये हो गया, इन दोनों ने मिलके भी 90 का ही बनना होता है। 30 ये है तो ये कितना होगा? 60। ये कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। ठीक है बेटा, इसका मतलब है हमने 3 एंगल फाइंड कर लिए। पहला एंगल जो है एंगल बी, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी, वो कितनी डिग्री का है? 90। एंगल ए कितनी डिग्री का है? ये जो मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ ना, ये एंगल साइन होता है, इसे एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है एंगल सी, वो कितना है? 60। ये 3 एंगल हमने फाइंड कर लिए। जी। ये दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में तो उन्होंने एक्चुअली कहा था कि आप फाइंड करें x, y और z की वैल्यू। क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा, ऐसे ही है ना बेटा? तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू तो गिवन है, बट ना तो x की वैल्यू गिवन है ना ही जी z की। इट मींस कि हम जो है 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, एक फाइंड करेंगे x की और दूसरी करेंगे जी z की। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पे साइन भी है एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अगर तो हादिया 2 साइड की वैल्यू होती, तीसरी फाइंड करनी होती तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हम, इजी। अब बेटा 2 साइड की वैल्यू नहीं है, मसला बन गया ना एक। पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं लग सकता। तो बेटा जब ऐसी सूरत हाल आपके सामने आएगी, आपके जेब में फौरन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जानी चाहिए। आपके जेब में फौरन क्या आ जाना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं 3, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। अब यहाँ पे मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं मुस्तफशिरा? स्टॉप राइटिंग प्लीज। साइन थीटा का फार्मूला लगाऊं, cos थीटा का या tan का? यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। बेटा गिवन क्या है? बेस गिवन है, ऐसे ही ना दिया 4 सेंटीमीटर है। फाइंड करने लगे हैं परपेंडिकुलर। पहले एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना x, बाद में ये फाइंड कर लेंगे। फाइंड क्या करने लगे हैं? परपेंडिकुलर। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करने लगे हैं। आप इन तीनों फार्मूलों में से देखें, हाँ बेस और परपेंडिकुलर किस में आती है? साइन का फार्मूला था P/H, cos का फार्मूला था, tan का फार्मूला था, याद है ना ये फार्मूला? ये फाइंड करने लगे हैं, परपेंडिकुलर फाइंड करने लगे हैं, बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फार्मूले में आता था? tan। इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चल गया कौन सा फार्मूला लगेगा? tan। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे tan। यहाँ पे डिग्री कौन सी दी हुई है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का फार्मूला लगाएंगे। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। समझ आई ये फार्मूला मैंने कैसे लगाया? अब देखो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? तो इसलिए 30 डिग्री भी यूज करना है आपने यहाँ पे। tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय। तो बेटा टेबल से मुझे कोई देख के बता सकता है कि tan 30 की वैल्यू क्या थी? tan 30 था, क्या था जी? 1 बाय अंडर रूट। अब जान यहाँ पे मैंने क्या किया है? tan 30 की जगह पे tan 30 की वैल्यू पुट कर दी है। मुश्किल काम तो नहीं किया। अब तक इक्वल परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख दूंगा? x। एंड ऑन द प्लेस ऑफ बेस आई विल राइट हियर 4। ठीक है बेटा, मुश्किल काम तो नहीं किया अब तक मुस्तफशिरा। हाँ। अब क्योंकि एक फ्रैक्शन इक्वल के इस तरफ है
एक फ्रैक्शन इक्वल के उस तरफ है, तो आसान हाल ये है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। आप इनको क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखो x को जब अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। फाइंड क्या करना था क्या? आपने क्या फाइंड करना था? तो जो चीज फाइंड करनी हो वो अकेली होनी चाहिए। ये अंडर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो। यहाँ पे फिर क्या बचेगा? और उस साइड पे क्या बचेगा? तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 4 बाय अंडर रूट, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आसान था ना? अब देखिए बेटा, दो साइडों की वैल्यू है तो तीसरी फाइंड करनी है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये तो काम हमारे लिए आसान भी हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा नेक्स्ट काम है बेटा, देखो अब दो साइडों की तो हमारे पास वैल्यू आ गई। देखो y भी फाइंड कर लिया, x भी फाइंड कर लिया। अब हमने तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ट्रायंगल की दो साइडों की वैल्यू दी हो और तीसरी फाइंड करनी हो तो आसान तरीका पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे लिखें बाय पाइथागोरस के स्पेलिंग चेक कर लेना, पी वाई आता है PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जीनस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है ना बेटा पाइथागोरस। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है? d को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये आपने अपने ध्यान में रखना है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस की जगह पे z लिख देते हैं, बेस की जगह पे 4 लिख देते हैं, और बेस के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 बाय अंडर रूट 4 लिखे बाय अंडर रूट 3 लिखे, ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा। इसके काम तो नहीं कर रहे थे। अच्छा आगे इधर v स्क्वायर वैसे आ गया, 4 का स्क्वायर ले ले प्लस ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर भी है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और अंडर रूट के 3 के ऊपर भी है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर इसके साथ कट गया तो यहाँ पे 3 आ गया। समझ आई बात? ये मैंने क्या किया? ये मैंने ये किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर अलग कर लिया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग कर लिया। 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया। अब दो वैल्यूज के दरमियान क्या आ गया? प्लस। क्या कर सकते हैं? एलसीएम। लो आता है, आप लोग को बस जानबूझ के टाइम ज़ाया करवा रहे हैं। 16। अच्छा एलसीएम लेने के लिए मुस्तकिल इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। ठीक है, 3 1 था, 16 3 था, 48 16 1 था, ये हो गया। अब इनको जमा कर दे, कितने हो गए? 64 बाय 3 आ गया। ठीक है, करके देखो जरा। कैलकुलेटर की दो देखो बैक में आता 64 बाय 3 आ गया। सही है। ठीक है बेटा, अब लेडीज एंड जेंटलमैन हमने तो फाइंड क्या करना था? z फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे z के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? अंडर रूट लगा के दोनों तरफ अंडर रूट आए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। आप z स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट लगा दें और उधर 64 बाय 3 के ऊपर भी अंडर रूट लगा दें। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में काट 64 का अंडर रूट लोगे तो आएगा 8, और 3 का अंडर रूट हम ले नहीं सकते तो ये वैसे आ जाएगा। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। आगे आंसर चेक करो।
8/√3। तो ये आपके पास इस तरह आंसर चेक करो, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई थी। एक मिनट बेटा, वो हाजिरा कुछ सोच रही है, कुछ बात करेगी, सोच रही है बेटा। अच्छा बेटा, ये आसान क्वेश्चन था। अब मैं इसका अगला पार्ट करवाता हूँ। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। एक और हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, और वो जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमें वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल √3 सेंटीमीटर। समझान? ये देखो बेटा, अब हमें यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू दी हुई है वो π/4 दी हुई है जी। अच्छा, ये इसे y कहा गया है, इसे x कहा गया है, और इसे z कहा गया है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, ऐसे ही है। अब इसको हल कर लेते हैं। हाँ, ये इसमें क्या मुश्किल है मुझे ये बताओ जी। वो हटा दें ऊपर सबसे ऊपर लाइन। लो, ये और मसला दे दीजिए। नहीं अभी सी के नीचे वाली लाइन होनी है ये वाली? जी। लो। खैर ये मसला दे दीजिए। अच्छा बेटा, अब देखिए जरा, हाँ दिया, पाई का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? 1/80। इसकी वैल्यू होती है पाई की वैल्यू है 180। पाई की वैल्यू क्या है? 180। पाई की वैल्यू क्या है? 180। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है π/4। ये क्या लिखा हुआ है? π/4। अगर मैं पाई की जगह पे 180 लिखूं और डिवाइड कर दूं 4 पे, तो क्या आएगा? 45। इसका मतलब है π/4 का मतलब क्या होता है? 45। क्या होता है? 45 डिग्री। इतना समझ आ गया? हाँ दिया। बी की जगह पे यहाँ पे कौन सा एंगल है? 90। ए की जगह पे कौन सा आ गया? 45। तो यहाँ पे कौन सा होगा? 45। पता चल गया ना ये, क्योंकि 90 ये होता है, इन दोनों ने मिल के 90 बनना होता है। 45 ये है तो 45। अब मजे का काम, जब एक साइड की वैल्यू दी हुई है, दो की वैल्यू नहीं है, तो आपके ज़हन में फौरन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जानी चाहिए। आपके ज़हन में फौरन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं 3। यहाँ पे हम साइन का फार्मूला लगाएं, कॉस का लगाएं या टैन का लगाएं, ये प्रॉब्लम है। देखो, गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करने लगे हैं? बेस। क्या फाइंड करने लगे हैं? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में आता है? टैन के। किसके? टैन के। टैन के फार्मूले में। जी। किसके फार्मूले में आता है? टैन के। इधर आओ आप लोग, इधर बैठो। काट के आता है भाई। चलो मैं अच्छा बेटा, ये देखो 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जरा ध्यान से समझ लें। एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक साइड की वैल्यू दी हुई है, दो की वैल्यू नहीं है। हमने दो की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके सामने ऐसी सूरत हाल आए, अभी सुनाते हैं, जब आपके सामने ऐसी सूरत हाल आए, ट्राइंगल की एक साइड की वैल्यू दी हो, दो की वैल्यू ना दी हो, अच्छा तो क्या करेंगे? आपके ज़हन में फौरन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम तब लगाएंगे जब दो साइडें दी हो और एक साइड ना दी हो। जब एक साइड की वैल्यू गिवन हो और दो की वैल्यू गिवन ना हो, तब आप क्या लगाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। तब आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा। बेटा पीछे भी जाने को, इंसान है आपके, उनको भी रास्ता देंगे। अच्छा बेटा, हम फाइंड करने लगे हैं बेस, और गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टैन के फार्मूले में आती है। तो यहाँ पे हम टैन का फार्मूला लगा लेंगे। टैन कौन सी डिग्री गिवन है? 45। टैन 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर
बाय बेस। बेस। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब बुक से मुझे हादिया देख के बताएगी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 1 tan 45 डिग्री चेक कर ले जरा। 1 है तो tan 45 डिग्री की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1, परपेंडिकुलर की जगह पे मैं लिख दूंगा √3 और बेस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा x। ठीक है भाई। अब इसके नीचे 1 लगा के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया। यानी हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई √3 आ गई। बेस की वैल्यू क्या आ गई √3। अब देखो दो साइड्स की वैल्यू हमारे पास है, तीसरी फाइंड करनी है। जब दो साइड की वैल्यू हो और तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आयशा लिखवाओ हमें। अच्छा बेटा देखो हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, उसकी जगह पे हम z लिख देते हैं। ऊपर आ गया स्क्वायर, बेस की जगह पे क्या लिख देंगे √3। तो यहाँ पे मैं √3 लिख देता हूँ क्योंकि बेस के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या नाम है नीरव क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर की जगह पे। हाँ आप बताओ। परपेंडिकुलर की जगह पे मैं √3 लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो ये z स्क्वायर ऐसे आ गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट, ये स्क्वायर इसके साथ कट, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 3 3 में 3 प्लस करेंगे तो ये कितने बनते हैं 6 और यहाँ पे क्या आ गया z²। अब बेटा हमने तो फाइंड करना था z, लेकिन z के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट दोनों तरफ ले आना। दोनों तरफ ले लेंगे। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय टेकिंग √ ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, 6 का √ हम ले नहीं सकते, लेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने लेना नहीं। तो z की जो वैल्यू है वो आ गई √6। तो आप देखें हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा बन गया। इसी क्वेश्चन का कोई पार्ट आप लोगों ने करना है तो मुझे अंश, मोहसिन, अब्दान और आप लोग ये क्या नाम